Good morning to all of you and welcome to the ICC Academy. So from today onwards we are going to start our Indian economic portion for the Union Public Service Exam UPSC and for State Civil Service Examination. अगर आप आरबीआई का एग्जाम दे रहे हैं या ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जहां पर इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट है तो भी फिर आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमिक्स का जितने भी चैप्टर है सारी चीज़ यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। द सेकेंड थिंग इज यहाँ पर हम आपको कोई भी पीपीटी के थ्रू में नहीं पढ़ाने वाले। जैसे कि इकोनॉमी से बहुत सारे किताब आते हैं, उसको कॉपी पेस्ट करके स्क्रीन के सामने ले आके उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना, दिस इज नॉट द एक्चुअल वे टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी। कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी क्रैक किया होगा तो उसके पास हमेशा एक प्रॉपर नोट्स होता है। अगर आपके पास एक प्रॉपर नोट्स नहीं होगा तो फिर आप रेफरेंस के लिए कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जितने भी चैप्टर से हम आपको पहले व्हाइट बोर्ड में समझाएंगे, देन हम आपको पूरा प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करेंगे। थर्ड थिंग, आपको हमेशा एक चीज़ डाउट होगा कि हम कौन सा सोर्सेस रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज, मैं पहले बोल चुका हूँ कि क्लास नोट्स होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज योर करेंट अफेयर्स। अगर आप करेंट अफेयर्स रेफर नहीं करेंगे तो फिर भी ये एग्जाम आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज योर क्लास नोट्स, सेकेंड वन इज योर करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स आप चाहे तो हिंदू रेफर कर सकते हैं, नहीं तो आप इंडियन एक्सप्रेस से भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। थर्ड वन इज योर रेफरेंसेस बुक। मैं यहाँ पर 4-5 किताब का यहाँ पर रेफरेंस दूंगा, अगर आप शॉप में जाइए, अगर आप पहले वो सारे किताब देखिए कौन सा किताब आपको अच्छा लग रहा है, आप खुद पढ़िए किताब। जो भी किताब आपको अच्छा लगे एक ही किताब आपको खरीदना है, ऐसा नहीं कि 3-4 किताब खरीद के ले आए और पूरा साल भर चल दिए आपको उस किताब को पढ़ने में। तो फिर आपको ये एग्जाम क्रैक करने के लिए 14 से 15 सब्जेक्ट्स है, तो सारे सब्जेक्ट्स का तो इतने सारे किताब आप पढ़ नहीं सकते। जो भी किताब पढ़ना है एक ही किताब पढ़िए और उसको 3-4 बार रिवाइज जरूर कीजिए। मैं आपको कुछ किताब जो बुक्स है वो आपको बोल देता हूँ, अगर आप चाहे तो इसको खरीद सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर क्लास नोट, सेकेंड वन इज योर करंट अफेयर्स, देन थर्ड वन इज बुक्स जो है वो है जिसको मैं पहले प्रीफर करूंगा आपको खरीदने में, वो है उमा कपिला। दिस बुक नेम इज द परफॉर्मेंसेस एंड पॉलिसीज। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत ही अच्छा बुक है, अगर आप क्रैक करना चाहते हैं इस किताब को आप खरीद सकते हैं। सेकेंड वन इज दत्ता एंड सुंदरम, दत्ता एंड सुंदरम। थर्ड वन इज मिश्रा एंड पुरी, मिश्रा एंड पुरी। फोर्थ वन इज संजीव वर्मा। ये जो 4 किताबें वो आप उसको प्रीलिम्स के लिए रेफर कर सकते हैं। अगर आप प्री और मेंस दोनों के लिए एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, जो कि एकदम सही तरीका होता है कोई भी एग्जाम का तैयारी करने के लिए, ऐसा नहीं कि पहले मैं प्रीलिमिनरी के लिए तैयारी करूंगा फिर मेंस के लिए तैयारी करूंगा, एक साथ आपको तैयारी करना था प्री एंड मेंस के लिए। तो मेंस अगर जब आपको ऑब्जेक्टिव के अलावा सब्जेक्टिव के ऊपर आप जाएंगे, मेंस के एग्जाम पेपर लिखने जाएंगे, तो आपको एक और किताब की जरूरत पड़ जाएगा, दैट इज नथिंग बट उमा कपिला का ही एक किताब है। दिस इज ओनली फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। द नेम ऑफ द बुक इज प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आप इस किताब को जरूर रेफर कीजिए फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इन चारों किताब में से कोई एक ही किताब आप इसको रेफर कीजिए, ठीक। चारों का चारों रेफर करने की जरूरत नहीं, आप शॉप में जाइए, कोई भी किताब उठाइए, पढ़िए, जो भी इन चारों किताब में से आपको लगेगा कि नहीं इस किताब में से मुझे ज़्यादा समझ में आता है तो उसी किताब को आप खरीद लीजिए, ठीक है। अगर आपको फंडामेंटल आपका क्लियर करना है तो फिर आप एनसीईआरटी भी रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी का क्लास 9 का जो है, क्लास 9 एनसीईआरटी में हम आपको बोलेंगे सारे चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 1, 2, 3 एंड लास्ट चैप्टर। क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट चैप्टर। क्लास 11 का एनसीईआरटी आपको जरूरत नहीं है पढ़ने का। क्लास 12 में जब आएंगे तो आपके पास 2 किताब होगा, एक होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना है तो बस मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर नंबर 3, 5 एंड 6,
3, 5 एंड 6, इन 3 चैप्टर को ही आपको फॉलो करना है। तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा सोर्सेस आपको रेफर करना है। फर्स्ट वन इज योर क्लास नोट्स, सेकंड वन इज योर करंट अफेयर्स, थर्ड वन इज योर, इन चारों किताब में से कोई एक किताब खरीद लीजिए। फोर्थ, अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उमा कपिला का प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसको रेफर कर सकते हैं। देन अगर आपको फंडामेंटल क्लियर नहीं है, आपको फंडामेंटल बेसिक तैयारी करना है, तो फिर क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स के इन्हीं चैप्टर को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी पढ़ने से पहले पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि सिलेबस क्या है। विदाउट सिलेबस कोई भी चीज़ को पढ़ना एकदम बेवकूफ़ी होता है। यूपीएससी ऐसे ही आपको सिलेबस प्रोवाइड नहीं करता है, और यूपीएससी कभी भी अपने सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो इंडियन इकोनॉमी पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। जब भी आप नोट्स बना रहे हैं तो पहला जो पेज है उसको छोड़ दिए सिलेबस लिखने के लिए। तो लिख लीजिए सिलेबस क्या क्या है आपका। फर्स्ट वन इज मॉनिटरी पॉलिसी, second one is fiscal deficit and government budgeting, third one is inflation, fourth one is industry, fifth one is infrastructure, sixth one is Indian economy and agriculture, seventh number is capital market, eighth chapter is foreign investment, ninth chapter is international organization, 10th chapter is poverty and unemployment, 11th chapter is subsidies, 12th chapter is land reforms of India, 13th chapter is foreign exchange management, and the 14th chapter is food security of India, and the last chapter is miscellaneous topic। और कुछ बच जाएगा तो हम miscellaneous topic पे यहाँ पर आपको बता देंगे। तो एकदम राइट डाउन कर लीजिए जितना भी यहाँ पर सिलेबस है। मॉनिटरी पॉलिसी, फिजिकल डेफिसिट एंड गवर्नमेंट बजटिंग, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, कैपिटल मार्केट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सब्सिडीज, लैंड रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया एंड मिसलेनियस टॉपिक। इनमें से आपका जो ये इन्फ्लेशन का टॉपिक है, दिस इज टोटली प्रीलिम पॉइंट ऑफ, मेंस पे कोई भी क्वेश्चन इन्फ्लेशन से नहीं पूछते हैं। तो ये इन्फ्लेशन जो टॉपिक है ओनली बस आपका प्रीलिम के लिए है, जिसको आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। और बाकी जितने भी चैप्टर वो प्री एंड मेंस दोनों के लिए, ठीक है। आई एम गोइंग टू इरेज इट। सो जो आपका पहला चैप्टर है मॉनेटरी पॉलिसी, इनसाइड द मॉनेटरी पॉलिसी जो आपका पहला क्लॉज आता है वो होता है आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, अंडर द नेशनल इनकम अकाउंटिंग हम ये चीज़ देखेंगे इंडिया के अंदर इनकम किस तरह से जनरेट होता है और उसको क्या बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट आवर जीडीपी एंड जीएनपी रिलेटेड टॉपिक। द फर्स्ट वीडियो इज नेशनल इनकम
अकाउंटिंग, इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे जीडीपी एंड जीएनपी। पहले हम देखते हैं कि जीडीपी और जीएनपी क्या है। ठीक है, जो जीडीपी और जीएनपी जो टॉपिक है, इसमें हम आपको कोई भी नोट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, बिकॉज ये भी पूरा आपका प्रीलिम पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए, यहाँ पर आपको ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना बहुत जरूरी है। आप इसका बेसिक और फंडामेंटल जो चीज़ है, अगर आप उसको समझ जाएंगे तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो पहले देखिए जीडीपी क्या है। इफ आई विल से दिस इज इंडिया, ध्यान से सुनिएगा। इफ आई विल से दिस इज इंडिया, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, then inside the India total goods and service produced by the people is nothing but our GDP। GDP क्या है? एक टेरिटरी के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। देन दिस गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड बाय द टू टाइप्स ऑफ पीपल। फर्स्ट वन इज इंडियंस, दोज हु आर स्टेइंग इनसाइड द इंडिया, एंड सेकेंड वन इज फॉरेनर्स। देखिए, इंडिया के अंदर इंडियंस का तो इनकम है, साथ ही इंडिया के अंदर फॉरेनर्स भी आके रहते हैं। जैसे कि फॉरेन का कोई कंपनी इंडिया के अंदर आके यहाँ पर अपने ब्रांच खोला, जैसे कि आप सोच लीजिए एक आईटी कंपनी ले लीजिए कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का ब्रांच इंडिया के अंदर है, तो वो कोई कुछ तो प्रॉफिट इंडिया के अंदर कमा रहा होगा, वो भी हम जीडीपी के अंदर इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि एक टेरिटरी के अंदर टोटल जितने भी इनकम जनरेट हो रहा है, चाहे वो इंडियंस का इनकम हो चाहे वो फॉरेनर्स का इनकम हो, वो सारे चीज़ को हम मिला देंगे तो हमको जीडीपी मिल जाएगा। हम जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम ये नहीं देखते हैं कि वो इनकम इंडियंस का है क्या फॉरेनर्स का है, हम ये चीज़ देखते हैं कि वो इनकम जो है वो हम लोग का टेरिटरी के अंदर इनकम है या नहीं। यस, अगर इंडिया के अंदर, इंडिया के जो टेरिटरी है उसके अंदर जितना भी इनकम हो रहा है, चाहे वो इंडियंस के द्वारा हो रहा हो या चाहे वो फॉरेनर्स के द्वारा हो, उस सारे चीज़ को अगर मिला देंगे तो हमको मिल जाएगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, देन व्हाट इज जीएनपी? जीएनपी इज नथिंग बट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर एक टर्म आ जाता है नेशनल। नेशनल का मतलब क्या, आप देखिए, नेशनल का मतलब है कि इंडिया के अंदर जितने इंडियंस का इनकम है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इंडिया के बाहर जो भी इंडियंस रहते हैं उनका भी इनकम अगर इंक्लूड करेंगे तो हमको जीएनपी मिल जाएगा। इसका मतलब अगर इसको हम इंडिया मानते हैं, इफ दिस इज इंडिया, देन आई विल से दिस इज वर्ल्ड। Outside the India also Indians are staying or not? Yes. Outside the India, these Indians also incoming something. इंडिया के बाहर जितने भी इंडियंस हैं उनका भी कुछ इनकम्स तो होता है, तो उनका भी जो इनकम है उसको अगर हम इंडिया के अंदर जो इंडियंस का इनकम है उनको अगर मिला देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? जीएनपी मिल जाएगा। मतलब जीएनपी के अंदर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हम लोग का इंडिया के अंदर जो इंडिया में जो इंडियंस है वो इंडियंस का इंडिया के अंदर का इनकम क्या है, प्लस इंडिया के बाहर भी जो इनकम हो रहा है उसका इनकम क्या है। यहाँ पर हम फॉरेनर्स का इनकम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जीएनपी इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पर नेशनल का टर्म आ जाता है, मतलब एक कंट्री का जो आपका टोटल ग्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम जीएनपी बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझेंगे, देखिए, अगर मैं बोलूँगा कि 90 रुपीज इज इनकम बाय द इंडियंस inside the India, 10 rupees income by the foreigners inside the India, and 5 rupees income by the Indians outside the India। यहाँ पर जो इंडियंस है इंडिया के बाहर उनका इनकम 5 रुपीज़ है, इंडिया के अंदर जो फॉरेनर्स रहते हैं उनका इनकम 10 रुपीज़ है, और इंडिया के अंदर जो इंडियंस रहते हैं उनका इनकम 90 रुपीज़ है। अब मुझे बताइए तो जीडीपी क्या होगा? जीडीपी इज नथिंग बट गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द पीपल इनसाइड आवर कंट्री। तो हम लोग के कंट्री के अंदर इंडियंस का इनकम और फॉरेनर्स का इनकम, ये दो इनकम है, तो मैं बोल सकता हूँ 90 + 10 = 100 रुपीज़ इज माई जीडीपी। ये 5 रुपीज़ जो है वो तो इंडिया के बाहर इनकम हो रहा है इंडियंस के द्वारा, इंडिया के बाहर जो इनकम हो रहा है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे जीडीपी के अंदर। अगर हम यहाँ पर बोलेंगे 100 रुपीज़ इज माई जीडीपी, देन व्हाट इज जीएनपी? जीएनपी में क्या आ जाएगा? इंडिया के अंदर जो इंडियंस का इनकम है दैट इज 90,
प्लस इंडिया के बाहर जो इंडियंस है उनका इनकम क्या है 5 रुपीज, इज नथिंग बट आवर 95 रुपीज। जनरली इट इज सीन दैट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऑलवेज इट इज करेक्ट, बट जनरली इट इज सीन दैट जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी। रीजन देखिए क्या है। जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम मैं यहाँ पर 90 रुपीज ले रहा हूँ, यहाँ पर भी 90 रुपीज ले रहा हूँ, मतलब जीडीपी हो या जीएनपी, इंडियंस का इनकम इनसाइड इंडिया ये तो सेम रहता है। डिफरेंस कहाँ पर आ जा रहा है, जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम यहाँ पर मैं फॉरेनर्स का इनकम 10 रुपीज लिया हूँ, यहाँ पर इंडियंस का इनकम जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनका इनकम 5 रुपीज लिया हूँ। इसका मतलब ये हो रहा है कि इंडिया के अंदर जो फॉरेनर्स है उनका इनकम कंपैरेटिवली ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करेंगे इंडियंस दोज हु आर स्टेइंग आउटसाइड द इंडिया। इंडिया के बाहर जो भी इंडियंस रहते हैं उनका इनकम कम होता है कंपेयर टू जितने फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आके इनकम करते हैं, ठीक है। इसीलिए इट इज यूजुअली सीन दैट जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी। होप ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स पे उसको मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई वहां पर दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, if I will see in 2022 and 23, 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का जो जीडीपी था दैट इज 149.26 लाख करोड़, 149.26 लाख करोड़। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, बस फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली आई एम राइटिंग दिस। आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए इस चीज़ को लिख रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पर 2022 और 23 करेंट ईयर का जीडीपी लूँ एंड इट इज 160.06 लाख करोड़। अगर मुझे यहाँ पर ग्रोथ फाइंड करना है तो मैं जो कैसे फाइंड करूँगा, ग्रोथ करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर, दैट इज नथिंग बट 160.06 लाख करोड़ माइनस 149.26 lakh crore divided by 149.26 lakh crore in 200. If you will find this, then I will get approximately 6.1%. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा इंडिया का जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ रेट है 6.1% अकॉर्डिंग टू द जीडीपी। ग्रोथ रेट तो हम लोग का कंट्री का जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, वो 6.1% है। ये तो हो गया आपका रुपीज में। अगर मैं करंट ईयर का जीडीपी डॉलर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे कैसे फाइंड करना है, देखिए 2022-23 में मेरा जीडीपी क्या था 160.06 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय एवरेज एक्सचेंज रेट। मैं यहाँ पर एवरेज क्यों ले रहा हूँ, देखिए एक साल में 365 डेज है, 365 डेज में हर दिन आपका एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि हर दिन 365 का 365 दिन में पूरा एक्सचेंज रेट जो है वो सेम होता है, डेली उसका चेंज होता है। आज अगर एक्सचेंज रेट 80.23 रुपीज़ है तो कल हो सकता है 80.545 रुपीज़ हो जाए। तो हम डेली हम लोग का जो एक्सचेंज रेट है वो तो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 365 डेज में डेली जितना भी हम लोग का एक्सचेंज रेट होगा उसको ऐड करके डिवाइड अगर कर देंगे 365 से तो हमको एवरेज एक्सचेंज रेट मिल जाएगा। लेट्स सपोज एवरेज एक्सचेंज रेट इज 80 रुपीज, देन आई विल गेट दिस इज 3.73 यूएस ट्रिलियन डॉलर। अगर मैं 160.06 लाख करोड़ को डॉलर में कन्वर्ट करूं तो मुझे मिलता है 3.73 ट्रिलियन यूएस डॉलर इज माय इंडियन जीडीपी एंड अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया रैंक इज 5th। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट economic growing country in terms of GDP and this value is 3.73 ट्रिलियन यूएस डॉलर। बट अगर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे या कोई भी इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा, इंडिया इज नॉट द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, सॉरी 5th लार्जेस्ट कंट्री, बट इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री। ऐसा क्यों है देखिए,
आपको कोई कोई जगह में ये देखने को मिलेगा कि इंडिया इज नॉट द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री बट इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री। देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड परचेजिंग पावर पेरिटी। परचेजिंग पावर पेरिटी, इसको हम बोलते हैं पीपीपी मेथड। फर्स्ट थिंग, दिस सिंपल कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इज रिलीज बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इसको इंडिया गवर्नमेंट रिलीज करते हैं, लेकिन पीपीपी के मेथड पर जो भी जीडीपी का कैलकुलेशन होता है वो इंडिया गवर्नमेंट कैलकुलेट नहीं करता और इंडिया गवर्नमेंट इसको रिलीज नहीं करता है। जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी मेथड इज रिलीज बाय आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको रिलीज करते हैं जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी मेथड। अभी हम देखें कि जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी मेथड है क्या। व्हाट इज परचेजिंग पावर पेरिटी? परचेजिंग पावर पेरिटी क्या है, देखिए, इफ आई कंपेयर इंडिया विथ अदर कंट्रीज, इफ आई कंपेयर इंडिया विथ अदर कंट्रीज, आई वांट टू सी हाउ मच आई नीड टू पे एक्स्ट्रा while बाइंग द सेम प्रोडक्ट इन इंडिया एंड यूएसए। इसका मतलब यही है कि मुझे अगर इंडिया के अंदर एक सामान खरीदना है, मुझे देखना है कि यूएसए के अंदर भी वही सेम चीज मुझे कितना रुपए में मिलेगा, उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पेरिटी। सिंपल भाषा में अगर एग्जांपल लेके हम समझेंगे, देखेंगे, अगर आप इंडिया के अंदर मैकडोनल्ड जाएंगे तो आपको एक चिकन महाराजा बर्गर जो है वो आपको 180 रुपीज में मिलेगा। चिकन महाराजा बैंक बर्गर का नाम है ना, चिकन महाराजा बैंक, आपको 180 रुपीज में मिलेगा इंडिया के अंदर। अगर आप यूएसए में जाएंगे, आपको सेम बर्गर आपको यहां पर मिलेगा $4.5 में। दैट मीन्स इफ यू मल्टीप्लाई इनटू 80 द एक्सचेंज रेट, 360 रुपीज। अब देखिए, जब मैं वही सेम चिकन महाराजा बर्गर इंडिया में खरीद रहा हूं, मुझे 180 रुपीज पेमेंट करना पड़ रहा है, बट सेम चिकन महाराजा बर्गर जब मैं यूएसए में खरीदने जा रहा हूं, मुझे 360 रुपीज पेमेंट करना पड़ रहा है। सो इन पीपीपी मेथड, व्हेन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट माय जीडीपी, आई नीड टू सी हाउ मच एक्स्ट्रा मनी आई नीड टू स्पेंड व्हाइल बाइंग द सेम प्रोडक्ट इन यूएसए। इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पेरिटी। जब मुझे इंडिया के अंदर जीडीपी कैलकुलेट करना होगा तो मैं चिकन महाराजा बैंक बर्गर का प्राइस 180 है तो मैं जीडीपी के अंदर 180 रुपीज ही इंक्लूड करूंगा। लेकिन जब मुझे पीपीपी के मेथड पर जीडीपी कैलकुलेट करना है तो मुझे इंस्टेड ऑफ टेकिंग 180 रुपीज आई विल टेक 360 रुपीज। मुझे ये नहीं देखना कि इंडिया के अंदर मुझे कितना प्राइस देना पड़ रहा है, मुझे ये चीज देखना है कि यूएसए के अंदर अगर मुझे सेम चीज खरीदना है तो मुझे कितना पेमेंट करना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट आवर पीपीपी मेथड, सेम चीज। और एक एग्जांपल देंगे, आप अगर मैंगो सीजन में दिल्ली के अंदर आपको 1 kg मैंगो 250 ग्राम का 4 मैंगो आता है दिल्ली में, 100 रुपया देना पड़ता है, 100 रुपीज़। तो पर 1 मैंगो का प्राइस कितना हो गया आपका, सपोज सोच लीजिए 25 रुपीज़। आप चले जाइए यूएसए में, 1 kg मैंगो आपको यहाँ पर $6 में मिलेगा। सोच लीजिए वही 250 ग्राम है मैंगो, तो एक मैंगो का प्राइस कितना हो गया आपका, $1.5। $1.5 इज नथिंग बट यावर 120 रुपीज़। देखिए, इंडिया के अंदर अगर आपको एक मैंगो 25 रुपीज़ में मिल रहा है तो यूएसए के अंदर वही सेम मैंगो आप खरीदने के लिए आपको 120 रुपीज़ देना पड़ रहा है। दिस इज नॉट ऑलवेज दैट वी आर गोइंग टू पे मोर। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एक्स्ट्रा पैसा हम हमेशा देते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ सामान ऐसा भी है जो इंडिया के अंदर ज़्यादा कॉस्ट है और यूएसए में उसका जो प्राइस है वो कम है। एग्जाम्पल लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लाइक लैपटॉप एंड मोबाइल। इफ यू विल बाई ए i5 को लैपटॉप, i5 प्रोसेसर लैपटॉप इन इंडिया, इट्स कॉस्ट इज अराउंड 50,000। अगर आप यूएसए में वही सेम लैपटॉप खरीदने जाएंगे तो आपको वो $350 में मिल जाएगा। आई बाई इट सो आई नो इट। $350 को अगर कन्वर्ट करेंगे देन इट विल अराउंड 28,000 रुपीज़। इंडिया के अंदर अगर वही कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप 50,000 में आपको मिल रहा है तो यूएसए में उसको वही लैपटॉप आप 28,000 में खरीद सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 50,000 विल टेक जस्ट 28,000 एज माय जीडीपी। ओके, सो ऐसा नहीं कि हर चीज़ में हम लोग ही ज़्यादा पैसा देते हैं,
कुछ ऐसा भी सामान है जहाँ पर हम यूएसए में अगर जाएंगे तो हमको सस्ता पड़ेगा, लेकिन इंडिया में उसका कॉस्ट ज़्यादा है। लेकिन आमतौर पर ये चीज़ देखा जाता है कि इंडिया के अंदर जितने भी सामान मिलते हैं वो सस्ते मिलते हैं कंपेयर टू यूएसए। यूएसए में सब चीज़ का प्राइस इंडिया के हिसाब से, इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे तो यूएसए में ज़्यादा उसका प्राइस है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग 50,000 एज माई जीडीपी, आई विल टेक जस्ट 28,000। अगर मैं मैंगो का बात करूंगा तो 25 रुपीज़ इंडिया के अंदर था, तो वहाँ पर कितना था, सपोज 120 रुपीज़। इंस्टेड ऑफ टेकिंग 25 रुपीज़, आई विल टेक 120 रुपीज़। यहाँ पर अगर मेरा बर्गर का प्राइस 180 रुपीज़ था और यहाँ पर इसका बर्गर का प्राइस कितना है, 360 रुपीज़। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 180 रुपीज़, आई विल टेक 360 रुपीज़ एज माई जीडीपी। तो ऑब्वियसली यू कैन सी हर चीज़ में मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर पेमेंट कर रहा हूँ। कुछ ऐसे सामान है जहाँ पर यूएस में इसका प्राइस कम है, बट कंपेरेटिवली जब हम पीपीपी के मेथड पे कैलकुलेट करेंगे तो हम ये चीज़ पाते हैं कि इंडिया के अंदर सामान का प्राइस जितना है, यूएस में अगर आप इसको खरीदने जाएंगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर मैं 25 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे जीडीपी कैलकुलेट करूँगा और यहाँ पे 120 रुपीज़ के हिसाब से जीडीपी कैलकुलेट करूँगा, तो ऑब्वियसली पीपीपी के मेथड में जीडीपी मेरा ज़्यादा आएगा। अगर मैं 25 रुपीज़ पर मैंगो यहाँ पर ले रहा हूँ, उसका जीडीपी जितना होगा, ऑब्वियसली एक मैंगो का प्राइस अगर 120 रुपीज़ यहाँ पर है, अगर मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग 25 रुपीज़ आई विल टेक 120 रुपीज़, ऑब्वियसली माई जीडीपी विल इंक्रीज। ठीक है, मैक्सिमम सामान पे आई थिंक 98% ऐसे सामान है जहाँ पर इंडिया के अंदर उसका प्राइस कम है, यूएस में ज़्यादा है। यू विल सी ओनली 2% ऐसे सामान है जहाँ पर इंडिया में ज़्यादा है और यूएस में उसका प्राइस कम है। इसीलिए जब हम जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी के मेथड पे कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग का जीडीपी नॉर्मल जीडीपी से ज़्यादा आता है। सो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक कन्वर्सन फैक्टर भी रिलीज करते हैं जिसका नाम है परचेजिंग पावर पैरिटी कन्वर्सन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं पीपीपी कन्वर्सन फैक्टर। दिस इज नथिंग बट 0.28 टू 0.32। अब मुझे बताइए, दिस कन्वर्सन फैक्टर इज रिलीज बाय आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, नॉट बाय इंडियंस। ओके, अब मुझे बताइए इंडिया के अंदर जीडीपी कितना है, इंडिया गवर्नमेंट जो रिलीज करता है $3.73 ट्रिलियन। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 3.73 ट्रिलियन यूएस डॉलर डिवाइडेड बाय 0.28, आई विल गेट 13.32 ट्रिलियन यूएस डॉलर। अब देखिए, नॉर्मल जब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं 3.73 निकल रहा है, अगर हम पीपीपी के मेथड पर यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का जीडीपी जो है वो 13.32 यूएस ट्रिलियन डॉलर निकल रहा है। इन टर्म्स ऑफ दिस पीपीपी मेथड, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, सेकेंड वन इज यूएसए एंड फर्स्ट इज चाइना। चाइना's GDP in terms of PPP is around above than 25 trillion US dollar. 25 trillion. It's huge in compared to India. Okay. So अगर आपको एग्जाम में ये पूछ लिया तो इंडिया रैंक इज 3 इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। अगर इंडिया के रैंक यहाँ पर 5th है तो आप समझ जाइए कि नॉर्मल जो भी इंडियन का गवर्नमेंट जो है वो इसको रिलीज कर रहा है, दैट इज 3.73 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ओके, और ये चीज को याद रखिएगा, इन पीपीपी कन्वर्सन फैक्टर 0.28 टू 0.32, दिस इज रिलीज बाय आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ओके, नाउ सी, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट आवर जीडीपी। सी, हम अपने कंट्री के अंदर जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? देयर आर टू मेथड्स इन टर्म्स टू कैलकुलेट द जीडीपी। फर्स्ट वन इज जीडीपी इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइस, और एक मेथड है जीडीपी इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट प्राइस और बेस ईयर प्राइस। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, कि जीडीपी करंट एट द करंट प्राइस क्या है और कांस्टेंट प्राइस क्या है। पहले देखते हैं जीडीपी इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइस क्या है।
Let's suppose in 2022, in this financial year, there are two products A and B. A is producing 10 items, means इसका क्वांटिटी जो है वो 10 है, पर आइटम प्राइस इज 50 rupees. So GDP is quantity multiplied by the price is GDP is nothing but 500 rupees. This B is producing 20 items and per item price is 100 rupees. तो GDP कितना हो जाएगा यहाँ पर 2000. तो टोटल GDP कितना हो जाएगा यहाँ पर 2500 इज द GDP इन 2022. एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है. 2023 में दिस A इज प्रोड्यूसिंग 12 items and per item price is 60 rupees, then its GDP is 720. And this B is producing 25 items, per item price is 110 rupees, then this GDP is 2750 rupees. We'll calculate this 0 7 4 3 3470 rupees. ठीक है. अब देखिए 2022 में A का प्रोडक्शन है 10 और पर प्रोडक्ट का प्राइस है 50 रुपीज़. तो क्वांटिटी इनटू प्रोडक्ट इक्वल टू GDP. सेम इन B ऑल्सो producing 20 items, per item price is 100 rupees and total is 2000, and if we'll add this then we will get 2500 is the total GDP in 2022. If we will see in 2023 this A is producing 12 items and per item price is 60 rupees, then it's 720, and B is producing 25 items and per item price is 110 rupees and 2750 rupees. If we'll add this then 3470 is my total GDP. If I want to find the percentage growth, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 3470 minus 2500 divided by 2500 in 200. जो भी परसेंटेज निकल के आएगा मैं बोल सकता हूँ दिस इज द ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री. एक साल में मेरे कंट्री का ग्रोथ इतना है जीडीपी में. नाउ माय क्वेश्चन इज इट द राइट वे टू कैलकुलेट द जीडीपी. आप खुद थोड़ा सा ट्राई कीजिए समझने को, फिर आप इसको आंसर दीजिएगा. क्या दिस इज द राइट वे टू कैलकुलेट आवर जीडीपी? आंसर इज नो. व्हाई? सी, एक चीज यहां पर आपको याद रखना है, जब आपको एक इकोनॉमी के अंदर जीडीपी कैलकुलेट करना होगा तो आपको एक चीज ध्यान रखिए कि मैं क्वांटिटेटिव वाइज में कितना इंक्रीज कर रहा हूं. अगर मैं एक साल में 10 प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मुझे ये चीज देखना है कि अगले साल मैं मिनिमम 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ. अगर मैं एक साल में 10 प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ और नेक्स्ट ईयर में मैं 9 प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे कंट्री के अंदर इकोनॉमी ग्रो कर रहा है. मुझे हर चीज़ में देखना है क्वांटिटेटिव वाइज में मैं कितना इंक्रीज कर रहा हूँ, ना कि मैं ये चीज़ देखूँगा कि मेरा प्राइस हर साल कितना इंक्रीज कर रहा है. यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या पर है. यहाँ पर क्वांटिटी 10 है 2022 में, यहाँ पर क्वांटिटी 12 है. दिस इज करेक्ट, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2022 से लेकर 2023 में अगर कंपेयर करेंगे तो ए का 2 प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी में, तो क्वांटिटी की जगह वो सही है. प्राइस में देखिए डिफरेंस क्या है. 2022 में ए का प्राइस 50 रुपीज़ था और यहाँ पर 60 रुपीज़ हो गया. एक कांस्टेंट इकोनॉमी के अंदर अगर हमको ग्रोथ फाइंड करना है तो हमको प्राइस का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रखना पड़ेगा. अगर हम प्राइस का वैल्यू को यहाँ पर फ्लक्चुएट करते जाएंगे तो हमको रियल ग्रोथ ऑफ द जीडीपी नहीं मिल पाएगा, बिकॉज दिस इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू द इन्फ्लेशन. इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, इसको हम रियल ग्रोथ नहीं बोलते हैं. अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर और एक चीज हम आपको यहाँ पर समझाते हैं. देखिए पहले हम आपको बता दें कि इन्फ्लेशन क्या है. देखिए अभी कुछ दिन पहले आपका मार्केट में टमाटर का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया था, 250 रुपीज़ पहुँच गया था टमाटर का वैल्यू. देखिए इन्फ्लेशन कब होता है? जब मार्केट के अंदर आपका प्रोडक्शन डिक्रीज करता है. मार्केट अंदर प्रोडक्शन ही नहीं है लेकिन लोग उसको लेने के लिए उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन ही नहीं है, तो डिमांड ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीज करेगा. सपोज मार्केट के अंदर 5 केजी टमाटर है, यहाँ पर लेने के लिए यहाँ पर 50 जन खड़े हैं, सारे 50 जन के पास पैसा है. अब मुझे बताइए
टमाटर सबको 1-1 केजी चाहिए, लेकिन है सिर्फ 5 केजी टमाटर। तो पहला पर्सन आएगा बोलेगा मुझे 1 केजी टमाटर, तो वो बोलेगा मैं 50 रुपया लूंगा। तो दूसरा आदमी क्या बोली लगाना शुरू कर देगा, अरे मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें 100 रुपया देता हूँ, तुम मुझे 1 केजी टमाटर दे दो। इस चीज़ से क्या होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर प्रोडक्शन नहीं है, बस 5 केजी टमाटर मार्केट में है और लेने के लिए 50 जन खड़े हैं, सबके पास पैसा है, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। दिस सडन इंक्रीज इन प्राइस इज नथिंग बट इन्फ्लेशन। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 2022 में ए का वैल्यू 50 रुपीज़ था, यहाँ पर 60 रुपीज़ हो गया, मतलब यहाँ पर प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है। क्वांटिटी तो इंक्रीज कर रहा है, दिस इज गुड फॉर आवर इकोनॉमी, बट प्राइस भी अगर इंक्रीज करेगा एक इकोनॉमी के अंदर, तो फिर हमको रियल ग्रोथ अपने जीडीपी के अंदर नहीं मिल पाएगा। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, और एक मैं एग्जाम्पल यहाँ पर देकर समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आ जाएगा। देखिए सपोज सोचिए 2024 नेक्स्ट ईयर आने वाला है। अभी सोचिए कि 2024 में कोरोना के टाइम आ गया, कोविड के टाइम लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद जितने भी इंडस्ट्री है वो बंद होने जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग 12 आइटम्स, अभी सोच लीजिए कि 2024 में कोविड है, कोविड का सिचुएशन, तो इंडस्ट्री बंद है, लेबर आ नहीं रहे, तो प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो सोचिए कि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग 12 आइटम्स, ए इज प्रोड्यूसिंग ओनली 5 आइटम्स। ठीक है, यहाँ पर जो ऑनर है वो अपना इंडस्ट्री को बचाने के लिए ऑब्वियसली उसका जो लॉस हो रहा है उसको तो वो मिनिमाइज करना चाहेगा, इसीलिए जो वो क्वांटिटी यहाँ पर प्रोड्यूस करे 5 नंबर ऑफ क्वांटिटीज, उसका प्राइस वो कर देगा यहाँ पर 500 रुपीज़। ऑब्वियसली वो करेगा, अगर वो यहाँ पर प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा तो फिर उसका इंडस्ट्री एकदम बंद हो जाएगा, चाहे वो जितना भी कम आइटम क्यों ना निकाल प्रोड्यूस कर रहा हो, उसका प्राइस वो इंक्रीज कर देगा। तो इसका जीडीपी कितना हो गया बताओ मुझे, 2500 रुपीज। ठीक है, बी इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग 20 आइटम्स इज प्रोड्यूसिंग ओनली 10 आइटम्स एंड पर आइटम प्राइस इज ऑल्सो 500 रुपीज। अब देखिए कितना है, यहां पर कितना हो गया, 5000 रुपीज। जीडीपी कैलकुलेट कीजिए, 7500 रुपीज। अब मुझे बताइए, अब आपको क्लैरिटी आ जाएगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए यहाँ पर मैं 2022 में 12 आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ क्वांटिटेटिवली इन ए का क्वांटिटी कितना है 2022 में 12 है। इन 2024 मैं यहाँ पर ओनली 5 आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ 12। मेरा प्रोडक्शन तो कम हो गया है, लेकिन मेरा रिजल्ट क्या है, देखिए यहाँ पर 2500 है। बिकॉज आपका जो जीडीपी है दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस। मेरा क्वांटिटी कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मैं प्राइस को बढ़ा दूंगा तो रिजल्ट तो मेरा ज्यादा आएगा। यहाँ पर देखिए बी का, यहाँ पर 25 आइटम्स ही प्रोड्यूस कर रहा था, बट कोविड के टाइम ये ओनली 10 आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है, फिर भी उसका जीडीपी कितना है, देखिए 5000। यहाँ पर 2750 था, बिकॉज दिस इंक्रीज इन प्राइस। अब मुझे बताइए इकोनॉमी के अंदर दिस ए एंड बी दोनों मिल के यहाँ पर 12 एंड 25 आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे थे, बट कोविड के टाइम यहाँ पर ये दोनों मिलकर ओनली 15 आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर हम लोग का रिजल्टेंट जीडीपी जो है वो यहाँ पर इससे ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जीडीपी तो ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब हम लोग का इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर रहा है। कहाँ ग्रोथ कर रहा है सर, क्वान्टिटेटिव वाइज में तो हम यहाँ पर बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम यहाँ पर बस प्राइस को इंक्रीज कर दिए। अगर हम प्राइस को भी इंक्रीज कर देंगे तो क्वांटिटी इनटू प्रोडक्ट इक्वल टू माई जीडीपी, इस तरह से तो भी मेरा जीडीपी कल इंक्रीज हो रहा है। तो मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि 2023 में मेरा 3470 जीडीपी था, इस साल मेरा 7500 जीडीपी है, दैट मीन्स मेरा जीडीपी ग्रो कर रहा है। दिस इज रॉन्ग। इसीलिए हम अपने इकोनॉमी के अंदर ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस है इसको हम हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। अगर हम यहाँ पर प्राइस को हमेशा फ्लक्चुएट करने जाएंगे तो हमको अपना रियल जीडीपी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं और एक एग्जांपल देके कम प्रोडक्ट्स का क्वांटिटी कम कर दिया, प्राइस बहुत ज़्यादा कर दिया, सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए कि प्राइस ज़्यादा होने से कैसे इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशन आता है। ठीक है, अब सोचिए 2022 में ये ए जो है वो सीमेंट कंपनी है और बी है और कुछ कंपनी। एक कंपनी एक साल में 12 kg सीमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पर ये 5 kg सीमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। जब क्वांटिटेटिव वाइज में मैं कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ नहीं होगा।
तो इसीलिए कोई भी स्टेबल इकोनॉमी के अंदर जब भी हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो हमको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा जो प्राइस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मुझे ओनली क्वांटिटेटिव वाइज में मुझे इंक्रीज करना है, इसको मुझे इंक्रीज करना है, बट प्राइस जो है उसको मुझे कांस्टेंट रखना है। ये जो फॉर्मूला था जो जीडीपी कैलकुलेट करने का, उसको हम बोलते हैं जीडीपी एज पर करंट प्राइस। जो भी मार्केट में करंट प्राइस है उसको हिसाब से अगर मैं जीडीपी कैलकुलेट करूंगा तो यही है वो आइडिया। और जीडीपी एज पर द करंट प्राइस को हम जीडीपी कैलकुलेशन करते टाइम नहीं लेते बिकॉज दिस लीड्स टू द इन्फ्लेशन। यहां पर एक टर्म आता है बेस ईयर, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और बेस ईयर प्राइस। तो अगर मैं करंट प्राइस के ऊपर जीडीपी कैलकुलेट नहीं करूं तो फिर मुझे कैसे फाइंड करना है जीडीपी। अब देखिए यहां पर मैं एक बेस ईयर ले लूंगा। बेस ईयर क्या होता है देखिए, अभी जो बेस ईयर चल रहा है वो 2011-12, मतलब 2011 और 12 में मैं ये चीज देखूंगा कि मेरा ए का जो यहाँ पर ए का प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या था और बी का प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस क्या था, उसको मैं यहाँ पर कांस्टेंट रखूंगा, इसको मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ। देन हर साल मैं देखूंगा कि मैं क्वांटिटेटिव वाइज में कितना यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूँ। लेट सपोज 2011 और 12 में मेरा ए का प्राइस जो था वो था 40 रुपीज और बी का प्राइस जो था वो था सोचिए इंस्टेड ऑफ 100 इट्स 80 रुपीज। अब मुझे बताइए 2022 में इसका क्या आएगा, 10 आइटम्स, 10 मल्टीप्लाई बाई 40 इक्वल टू 400, देन 20 मल्टीप्लाई बाई 80 इक्वल टू 1600, 2000। नाउ आई कैन से दैट दिस 2000 रुपीज इज माई रियल जीडीपी ग्रोथ। इसको हम बोल सकते हैं कि रियल जीडीपी, बिकॉज यहां पर हम प्राइस को कांस्टेंट रख रहे हैं। 2011 और 12 को हमने बेस ईयर ले लिया और वो ही 2011 और 12 में जो भी ए और बी का प्राइस था पर क्वांटिटी वाइज उसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं। उसको हम रेफर करके हम देख रहे हैं कि हर साल मेरा क्वांटिटेटिव वाइज में मैं कितना इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पर 2023 का कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, 12 मल्टीप्लाई 40 फॉर 80 रुपीज, 25 मल्टीप्लाई 80 इज नथिंग बट 2000 रुपीज। ऐड कर दीजिए 2480 रुपीज। दिस इज द राइट वे टू कैलकुलेट द जीडीपी। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं देखिए, क्वांटिटेटिव वाइज में यहां पर इंक्रीज हो रहा है यस, बट प्राइस यहां पर सेम रख रहा हूं मैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस और बेस ईयर प्राइस। कांस्टेंट प्राइस और बेस ईयर प्राइस में मैं क्या करूंगा कि एक बेस ईयर ले लूंगा, उस बेस ईयर को रेफर करके मैं हर साल देखूंगा कि क्वांटिटेटिव वाइज में मेरा कंट्री कितना ग्रोथ कर रहा है। 2022 में दोनों मिलकर 20 आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे थे, 30 आइटम्स। 2023 में अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मैं यहाँ पर 38 आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ ए और बी मिला के यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर दे बोथ प्रोड्यूस 30 आइटम्स एंड यहाँ पर दे बोथ प्रोड्यूस 37 आइटम्स। क्वांटिटेटिव वाइज में मैं यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूँ बट प्राइस को कांस्टेंट रख रहा हूँ। दिस इज नथिंग बट आवर जीडीपी एज पर कांस्टेंट प्राइस और बेस ईयर प्राइस। ठीक है, इससे पहले आपका बेस ईयर प्राइस जो था वो 2003 एंड 2004 का था। When India government came into the power in 2015, it was changed to 2011 and 12। और एक चीज यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि बेस ईयर का जो प्राइस है, जो बेस ईयर 2011 और 12 हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो ज़्यादा गैप नहीं होता है, मैक्सिमम 7 to 8 ईयर्स तक हम गैप कर सकते हैं। ये बेस ईयर अभी चेंज होने वाला था क्योंकि कोरोना के टाइम आ गया इसीलिए इसको चेंज नहीं किया गया, बट सूनर इट्स गोइंग टू बी चेंज टू 2018 और 19। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये बेस ईयर कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, कि हमको पता कैसे चलता है कि हम कौन सा ईयर को बेस ईयर बोलते हैं। इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट ये चीज देखता है कि कौन सा ईयर में मेरा इकोनॉमी ज़्यादा स्टेबल था। 2018-19 एरा में हम लोग का इकोनॉमी बहुत स्टेबल था, इसीलिए द मोस्ट प्रोबेबल इज
अभी जो नेक्स्ट चेंज होने वाला है वो 2011 और 12 चेंज करके बेस ईयर को हम 2018 और 19 कर देंगे, क्योंकि बेस ईयर ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 6 to 7 ईयर्स का गैप होना चाहिए। 2023 चल रहा है और बेस ईयर हम 2011 को अभी भी ले रहे हैं, मतलब कितना 11 ईयर्स का गैप हो रहा है। तो बहुत जल्दी इसको चेंज होने वाला है, क्योंकि कोरोना के टाइम आ गया था, इसीलिए इकोनॉमी हम लोग अनस्टेबल हो गया था, इसीलिए हम इसको चेंज नहीं किए। बट बहुत जल्दी 2011-12 को 2018-19 में चेंज कर दिया जाएगा। अब बेस ईयर वही साल को लिया जाता है जिस साल हम लोग का इकोनॉमी के अंदर हम लोग का इकोनॉमी ज़्यादा स्टेबल रहता है हम लोग का कंट्री में, उसी को साल को हम बेस ईयर में लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम रेंडमली कोई भी साल को बेस ईयर ले लेंगे, नहीं। जिस साल में हम लोग का इकोनॉमी ज़्यादा स्टेबल होगा उसी साल को हम बेस ईयर के हिसाब से लेंगे। ठीक है, नाउ सी जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, हर साल इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपको एक चीज मिलेगा, जीडीपी एट द रेट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट द रेट कांस्टेंट प्राइस, दोनों जगह आपका कांस्टेंट प्राइस लिखा रहेगा। क्यों लिखा रहेगा? क्योंकि इस चीज से हमको ये चीज पता चल गया कि जीडीपी जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम करंट और कांस्टेंट प्राइस में से कौन सा प्राइस लेंगे? करंट प्राइस लेंगे। इसीलिए हम जब भी नेक्स्ट टाइम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो अब हम करंट प्राइस के साथ हमको कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे जब आप देखेंगे दोनों के बीच में यहाँ पर एक चीज कॉमन रहेगा, कांस्टेंट प्राइस। मतलब हम जीडीपी इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइस को कैलकुलेट नहीं करेंगे। अभी हम जब भी जीडीपी कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमको कांस्टेंट प्राइस और बेस ईयर प्राइस के हिसाब से ही जीडीपी कैलकुलेट करना होगा। लेकिन जब आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपको दो टाइप का जीडीपी मिलेगा। फर्स्ट वन इज जीडीपी इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी इन टर्म्स ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, अब देखिए दोनों में कांस्टेंट प्राइस सेम है, क्योंकि अभी हम पढ़ ली कि जीडीपी जब कैलकुलेट करेंगे तो हम तो करंट प्राइस लेंगे नहीं, हमको हमेशा कांस्टेंट प्राइस ही लेना है। इसलिए दोनों चीज में हमको कांस्टेंट प्राइस कॉमन मिलेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर डिफरेंट मिलता है, वो है फैक्टर कॉस्ट और एक कहता है मार्केट प्राइस। ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट दे आर कैलकुलेटिंग द जीडीपी इन टर्म्स ऑफ फैक्टर कॉस्ट। When NDA government came into the power in 2015 and 16, they converted factor cost to market price. Okay. Before in 2015-16, we are calculating our GDP in terms of factor cost and constant prices. But when NDA government came into the power, they just changed this factor cost to market price in terms of calculating our GDP. अब हम देखते हैं कि factor cost और market price क्या है। This is the last concept of today's class. Let's see. अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, सपोज आई हैव ए फ्रूटी कंपनी। एक मेरे पास एक फैक्ट्री है जहां पर मैं फ्रूटी प्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, एक फ्रूटी बनाने के लिए मुझे 90 रुपीज़ लगता है। इस 90 रुपीज़ में मुझे क्या खर्चा आ रहा है सर? वाटर, शुगर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेबर चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे चीज़ मिला के मेरे को एक फ्रूटी का प्राइस पड़ रहा है 90 रुपीज़। प्लस अगर मैं सर कोई चीज़ बना रहा हूँ तो मुझे कुछ प्रॉफिट भी तो चाहिए, तो मैं यहाँ पर फ्रूटी में मैं 10 रुपीज़ अपना प्रॉफिट भी रख रहा हूँ। तो मुझे बताइए इनसाइड माई फैक्ट्री मेरा फ्रूटी का प्राइस कितना हो गया? 100 रुपीज़। इन 100 रुपीज़ में से 90 रुपीज़ इज माई मेकिंग कॉस्ट, जो फ्रूटी बनाने के लिए मुझे 90 रुपया लग रहा है, और 10 रुपीज़ इज माई प्रॉफिट। अभी मेरा फ्रूटी का प्राइस क्या है सर? 100 रुपीज़ है। अभी मैं उसको सेल करने के लिए मार्केट में जाऊंगा। जब मैं अभी फ्रूटी को सेल करने के लिए मार्केट में जाऊंगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही बोलते हैं कि सर आप अगर फ्रूटी मार्केट में सेल करेंगे तो आपको मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ ओके नो प्रॉब्लम, बताइए आपको कितना रुपया टैक्स चाहिए? तो गवर्नमेंट ऑफ बोलता है कि
आप अगर एक फ्रूटी को मार्केट में बेचेंगे तो आपको 10 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा। हम बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, थोड़ी मैं अपने टैक्स अपने जेब से दूंगा, मैं क्या करूंगा, इस 100 रुपीज़ के साथ इसको ऐड कर दूंगा, तो इसका प्राइस क्या हो गया, 110 रुपया। अपने जेब से मैं थोड़ी टैक्स दूंगा, मैं तो ये लोगों के ऊपर लगा दूंगा। अगर मुझे फ्रूटी 100 रुपीज़ का खर्चा आ रहा है फ्रूटी की इनसाइड माई फैक्ट्री, जब मैं मार्केट जा रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर 10 रुपीज़ टैक्स ले रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 100 के साथ इसको ऐड करके 110 रुपया कर दूंगा। तो ये 10 रुपया क्या है, टैक्स। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चीज़ लगा कि मेरा जो फ्रूटी है वो बहुत टेस्टी है, मतलब मेरा फ्रूटी जो है वो बहुत अच्छा क्वालिटी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है देखिए सर, आपका जो फ्रूटी है वो बहुत अच्छा है, आप एक काम कीजिए, फ्रूटी का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दीजिए, मार्केट के अंदर ये बहुत ज़्यादा सेल होगा। तो मैं ये चीज़ बोलता हूँ सर देखिए, ऑलरेडी आप इसके ऊपर 10 रुपीज़ टैक्स ले रहे हैं, मार्केट के अंदर मैं 110 रुपये में इसको बेच रहा हूँ, ऑलरेडी इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा तो मार्केट के अंदर इतना मतलब सेल नहीं होने वाला है मेरा, तो मेरे को तो लॉस हो जाएगा। आप मेरे ऊपर 10 रुपया टैक्स लगा रहे हो, अगर एक काम कीजिए, आप मेरा टैक्स थोड़ा कम कर दीजिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, आपका फ्रूटी बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी है, तो हम एक काम करते हैं, हम जो यहाँ पर तुम्हारे पास से 10 रुपया टैक्स ले रहे हैं पर फ्रूटी के ऊपर से, इसमें से हम आपको 5 रुपीज़ सब्सिडीज दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सब्सिडीज। अब एक काम कीजिए, आपका प्राइस यहाँ पर कम हो गया, 105 रुपया हो गया। अब एक काम कीजिए, आप यहाँ पर जाइए फैक्ट्री के अंदर, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दीजिए, बिकॉज मैं आपको यहाँ पर 5 रुपीज़ का सब्सिडीज भी दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या है, ये जो फ्रूटी का प्राइस 100 रुपीज़ था, जिसमें मेरा मेकिंग कॉस्ट प्लस मेरा अपना खुद का प्रॉफिट इंक्लूडेड था, जब ये फ्रूटी फैक्ट्री के अंदर था, वो मार्केट में अभी तक सेल होने के लिए नहीं गया था, उस प्राइस को हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। कोई भी सामान जब फैक्ट्री के अंदर रहता है, उसका जो वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग यूपीए कांग्रेस के टाइम पर जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते थे तो हम फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जीडीपी कैलकुलेट करते थे। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनडीए फॉर्म में आ गया इन 2014, देन 2015 और 16 में दिस एनडीए गवर्नमेंट चेंजेस द रूल टू फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस। अभी देखिए यहाँ पर मार्केट प्राइस क्या है, 105 रुपया, यस और नो, यस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं कि नहीं, अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो क्या बोलता है कि फैक्ट्री के अंदर जो मेरा प्राइस है उसके ऊपर अगर मैं जीडीपी कैलकुलेट करूंगा तो मैं जीडीपी किसके ऊपर कैलकुलेट करूंगा, 100 रुपीज़ के ऊपर कैलकुलेट करूंगा। अगर मैं मार्केट प्राइस के ऊपर जीडीपी कैलकुलेट करूंगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 100 आई विल टेक 105, बिकॉज 105 इज माई मार्केट प्राइस। Current government is calculating their GDP in terms of market price, but before that UPA government was calculating their GDP in terms of factor cost. So instead of taking 100 rupees, if I will take 105 rupees is my GDP, then tell overall GDP is going to be increase or not? Yes. अगर मैं 100 रुपीज़ के ऊपर जीडीपी कैलकुलेट करूंगा तो मेरा जीडीपी का जितना वैल्यू आएगा, अगर मैं 105 रुपये पर फ्रूटी के हिसाब से अगर मैं जीडीपी कैलकुलेट करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा जीडीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो व्हाई विल टेक दिस डिसीजन, क्या जरूरत था डिसीजन लेना, बिकॉज इंडिया को छोड़ के जितने भी सारे कंट्रीज है, इन कनाडा दे calculating their GDP in terms of market price from 1996. In USA they are calculating their GDP in terms of market price from 1992. We are only 30 years late, sorry 25 years late. जब पूरा वर्ल्ड में जितने सारे कंट्री है, सारे कंट्री अपना जीडीपी मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो क्यों हम फैक्टर कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके ये आपका कंट्री है, अगर कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो पहले देखता है कि आपका जीडीपी क्या है। अगर आपका जीडीपी अच्छा होता है तो फिर ज़्यादा कंपनी इंडिया के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर हम फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो मेरा जीडीपी तो ऑब्वियसली उतना इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं जीडीपी मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा जीडीपी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन आ जाता है, is the GDP is the benchmark to show that our country is growing? Answer is yes.
अगर मेरा कंट्री के अंदर जीडीपी हमेशा कम आएगा तो कोई भी फॉरेन कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएंगे। वो बोले आपके कंट्री के अंदर तो जीडीपी इतना है नहीं तो हम क्यों आएंगे। बाकी जितने भी सारे कंट्री है वो सारे कंट्री अपने जीडीपी मार्केट प्राइस के ऊपर हिसाब करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। बट इंडिया में फैक्टर कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होता है। अगर फैक्टर कॉस्ट के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे मतलब यहाँ पर हम क्या, ये जो टैक्स है उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे। यस और नो? यस। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में एक ही डिफरेंस है। फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जब हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे थे तो जो गवर्नमेंट को जो टैक्स जा रहा था उसको हम कैलकुलेट नहीं करते थे। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम की में भी ये फ्रूटी 105 रुपया मार्केट प्राइस था। बट ये जो 5 रुपीज यहाँ पर टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जा रहा था वो प्राइस यहाँ पर वो लोग जीडीपी के अंदर कैलकुलेट नहीं करते थे। बट एनडीए गवर्नमेंट क्या बोला कि नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। जो यहाँ पर मार्केट प्राइस 105 रुपया है, जो यहाँ पर 5 रुपीज हम टैक्स ले रहे हैं, उस टैक्स का भी पैसा को हम जीडीपी के अंदर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यही एक रीजन था कि वी चेंजेस आवर जीडीपी कैलकुलेशन फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट टू आवर मार्केट प्राइस। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज फॉर्मूला आ जाता है। देखिए ये जो टैक्सेस आपका लगता है इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है। यहाँ पर एक फॉर्मूला आप ये अराइज कर सकते हैं कि मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इसको आप याद रखना है। अब देखिए मुझे अगर मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, फैक्टर कॉस्ट के साथ अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दूंगा। फैक्टर कॉस्ट क्या था यहाँ पर 100 रुपीज, इनडायरेक्ट टैक्स क्या था पहले 10 रुपीज, माइनस कर दिया सब्सिडीज क्या था 5 रुपीज। इज नथिंग बट माई 105 रुपीज इज माई मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट में टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता है, मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इंक्लूडेड होता है। डिफरेंस बस यही है। तो पहले जब हम कैलकुलेट करते थे फैक्टर कॉस्ट के ऊपर हम टैक्स को इंक्लूडेड नहीं करते थे, लेकिन अब हम मार्केट प्राइस के हिसाब से अपना जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसको हम मतलब कैलकुलेशन के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फॉर्मूला अराइज हो गया कि जीडीपी इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस इज नथिंग बट जीडीपी इन फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, so that's it for the today's classes. So in the next class we will see how we are going to calculate our GDP and GVA. अभी हम एक चीज देख लिए कि जब भी हमको जीडीपी कैलकुलेट करना होगा तो हमको दो चीज लेना है। एक तो है कांस्टेंट प्राइस, हम करंट प्राइस को लेंगे नहीं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग करंट प्राइस विल टेक कांस्टेंट प्राइस। अब मुझे पता है फैक्टर कॉस्ट लेंगे या मार्केट प्राइस लेंगे, मार्केट प्राइस। नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज देखेंगे कि जो जीडीपी का फाइनल फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हम जीडीपी जब कैलकुलेट करेंगे तो हम जीडीपी कांस्टेंट प्राइस एंड मार्केट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे। हम करंट प्राइस को कैंसिल कर दिए और फैक्टर कॉस्ट को भी कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं जीवीए क्या है, जीडीपी का फाइनल फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट विल सी द आइकॉर क्या होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में ही जो जीडीपी और जीएनपी का रिलेटेड टॉपिक है, जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो चैप्टर पहला चैप्टर है, वो कंप्लीट होगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लासेस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स so that you will get the notification when I am going to upload the next video. Okay, so मिलते हैं in the next class. Thank you.